हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका टीम वे के इस ऑनलाइन पेज पर, जहां हमने पिछली क्लास में देखा था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं, उसके एग्जांपल समझे थे। एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा कि इसके टाइप्स क्या होते हैं और हमने समझा, उसकी डेफिनेशन समझी और देखा आर्टिफिशियल क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, इनके टाइप्स देखे थे और समझा था डीप कंपोजर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, फिजिकल, केमिकल, इन सब के बारे में देखा था। अबायोटिक के बारे में समझा, बायोटिक के बारे में समझा। तो उसी से आगे क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस बार देखेंगे डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ डीकम्पोजर्स और कंपोजिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। प्रोसेस कैसे शुरू होता है, इस प्रोसेस की क्या क्या विधियाँ हैं वो देखेंगे और इसकी भी डेफिनेशन देखिए अपघटक की, कि अपघटक की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो यू कैन शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आई क्लिक का बटन है उस पर बटन दबा दीजिए, तो आपको पिछले वीडियो का एसएस भी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो उससे एसएस पाने के लिए पिछले वीडियो का आप आई क्लिक कीजिए, आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं जो आपको कॉर्नर में दिख जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, डीकम्पोजर्स के बारे में देखते हैं कि वो क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और कैसे ये प्रोसेस है इजीली आप समझ सके, जो एग्जाम हॉल में जाके आप क्वेश्चंस और कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो क्वेश्चन इजीली अटेंड कर सकेंगे। तो देखते हैं हम डीकम्पोजर्स क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। डीकम्पोजर्स, व्हाट इज डीकम्पोजर्स? नाम से पता चलता है अपघटक। और लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं दोनों लैंग्वेज में बाईलैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे हर मीडियम के बच्चे आसानी से वीडियो को एक्सेस कर सके और उनके लिए वीडियो यूजफुल हो सके। तो हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले डेफिनेशन है टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स, मतलब सिंपलर पार्ट्स में टूट जाना या ब्रेक डाउन हो जाना, वही क्या कहलाता है? डीकम्पोजर्स। नाम से पता चलता है डीकम्पोज होना, अपघटक होना, अलग अलग होना। तो टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स, एग्जाम्पल्स के लिए समझ सकते हैं डेड एनिमल्स हुए। जो डेड एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं या मिट्टी में मिल जाते हैं जी। ट्री प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स गिर के नीचे गिर जाती है, वो भी किस में? मिट्टी में मिल जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? डीकम्पोजर या डीकम्पोजिशन। और जो अपघटक होते हैं उनको अपघटक कहेंगे। और डेड एनिमल, ट्री प्लांट्स हो गया। हिंदी के लिए समझाने के लिए बात करूँ तो मैं आपको मृत जीवों और पादपों जो है ना, उनके सड़ने व टूटने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपघटन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए हमने देख लिया अमरजीव और पादप होते हैं। अब आगे देखेंगे प्रोसेस कौन से इंपॉर्टेंट है, उस प्रोसेस पे जाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सिंथेसिस प्रोसेस हो गया, संश्लेषण कहते हैं जिसे। दूसरा प्रोसेस हो गया निर्माण प्रोसेस हो गया। और तीसरा जो प्रोसेस है अपना डीकम्पोजिशन वाला प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को और इसी प्रोसेस के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 2 प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले में, प्रोसेस को डिस्कशन करेंगे, अपघटन के प्रोसेस को। और इस प्रोसेस की क्या विधि है, डीकम्पोजिंग प्रोसेस कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है। तो इस प्रोसेस को शुरू होने के लिए हम एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट बनाया जैसे मैंने, फ्रेगमेशन से शुरू होकर ह्यूमिफिकेशन तक एंड होता है। तो फ्रेगमेशन के बाद क्या आता है? लीचिंग आता है। लीचिंग के बाद आता है रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद आता है ह्यूमिफिकेशन। तो इस प्रोसेस में शुरू होता है सबसे पहले फ्रेगमेशन। नाम में पता चला फ्रेगमेंट हो रहा है। फ्रेगमेंट मतलब विखंडित होना। टू ब्रेक डाउन इनटू सिमिलर पार्ट्स, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाने को हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। और ब्रेक डाउन होना, तो और इसको मैंने विखंडन में हिंदी में समझाने के लिए विखंडन बता दिया। विखंडन होता है अलग अलग भागों में बंटना। तो जो भी पार्ट होते हैं, जो भी, जैसे अगर डेड एनिमल है तो वो सबसे छोटे छोटे पार्ट्स में सबसे पहले मिट्टी मिलने से पहले अलग अलग होगा। जो मृत जीव होते हैं वो सबसे छोटे पार्ट्स में होंगे, उसके बाद होंगे ये फ्रेगमेंटन की प्रक्रिया हो गई, जिसमें आप क्या ब्रेक डाउन हो जाता है पार्ट्स और फिर वो प्रोसेस शुरू होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद अगला पार्ट क्या होगा? लीचिंग। लीचिंग से नाम से पता चलता है जिसमें वाटर की जरूरत है। बाय वाटर भी हो सकता है या बाय सन भी हो सकता है। इस प्रोसेस में वाटर हो तो वाटर के साथ मिलकर वो जो डेड पार्ट, ब्रेक डाउन होने वाले पार्ट्स होते हैं, वो वाटर के साथ मिलके या सन की एनर्जी लेके उनका लीचिंग प्रोसेस शुरू होता है। निक्सलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। निक्सलन की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर क्या होते हैं? ये ब्रेक डाउन पार्ट वाटर के साथ मिलकर लीचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और जो प्रोसेस आगे बढ़ता है तो रिडक्शन होता है। रिडक्शन में होता है अपचय। अपचय मतलब चीज़ों का कम होना या कम होते जाना या ब्रेक डाउन होते होते मिट्टी में मिलने से पहले वाला प्रोसेस, ये होता है, क्या होता है अपने? रिडक्शन होता है। अपचय का प्रोसेस होता है जो मिट्टी में पहले मिलने से पहले का प्रोसेस होता है। और इसमें जो होता है वो पार्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। जैसे डेड एनिमल का पार्ट्स हुआ, जो लीव्स हुआ या ट्री प्लांट्स हुआ, इनके जो पार्ट्स होते हैं और कम होते जाएंगे, अपचय की प्रक्रिया होती जाएगी, ये रिडक्शन का प्रोसेस होता जाएगा। इस प्रोसेस से अगला प्रोसेस है, चार्ट के माध्यम से समझने के लिए या चार्ट में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। तो अगला प्रोसेस क्या होगा? ह्यूमिफिकेशन। इस नाम से ही पता चलता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन नाम सुनते ही अपने दिमाग में एक आना चाहिए या फिर एक मेमोरी आनी चाहिए या फिर एक आना चाहिए मिट्टी। ह्यूमिफिकेशन से क्या आना चाहिए? मिट्टी या खनिजीकरण। खनिजीकरण हिंदी मीडियम वालों के लिए, ह्यूमिफिकेशन इंग्लिश वालों के लिए।
तो ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, मिट्टी में साथ मिलने में, और ये सबसे आखिरी पार्ट होता है या आखिरी प्रोसेस होता है इस डिकम्पोजिंग प्रोसेस का, जिसमें क्या होता है जो भी ब्रेकडाउन होने वाले पार्ट लीचिंग होने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिलते जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो मिट्टी में मिलने के बाद डिकम्पोज अपघटक कहलाते हैं। तो हम इस वीडियो में हमने देखा फ्रेंड्स कि डिकम्पोजर क्या होते हैं, उसकी सबसे पहले डेफिनेशन को ईजिली हमने समझने के लिए टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स, छोटे पार्ट्स में बदल जाए, इसके लिए क्या या मृत जीव या पादप ऊतक होते हैं जो टूट कर या सड़कर है ना मिट्टी में मिल जाता है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन या अपघटन कहेंगे। तो ये प्रोसेस है, और इसके एग्जांपल्स आपको समझने तो डेड एनिमल्स हो गए, और या फिर आप बोल सकते हैं ट्री प्लांट्स हो गए, या उनकी लीव्स हो गई जो नीचे गिर जाती हैं वो मिट्टी मिलने से पहले। उसके बाद हमने देखा जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसके बारे में देखा, सिंथेसिस हो गया सबसे पहले संश्लेषण का, उसके बाद प्रोडक्शन का हो गया निर्माण प्रक्रिया, और जो तीसरा प्रोसेस है वो हो गया अपघटन का प्रोसेस, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। उसके बाद है डिकम्पोजिंग प्रोसेस। और ये जो चार्ट वाले सिस्टम मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये सिस्टम मैंने इसलिए समझाया है कि ये मेमोराइज करने के लिए ईजी होगा, रेदर देन अगर मैं यहाँ पे आता थ्योरी लिख के जाता तो बोरिंग और बल्कि मटेरियल बन जाता, जो मैं आप नहीं चाहता कि आपके पास और बड़े, ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होगा बल्कि मटेरियल जो आपकी स्टडी टेबल के पास पड़ा होगा या नोटबुक्स या जहाँ भी पड़ा होगा जो आप कभी पढ़ने का मन नहीं करता होगा आपका, तो इट्स बेटर कि बल्कि मटेरियल से बेटर है अपन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ें, और चार्ट के थ्रू या फिर इंटरेस्टिंग अपनी खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। पढ़ते पढ़ते आपको लगे कि अगर आपको थिंग्स मेमोराइज नहीं होती तो सबसे इजी और बेस्ट वे थिंग्स मेमोराइज करने का क्या होगा, आपके पास चार्ट हो सकता है, या फिर ऐसे क्रॉस या वी के ऐसे निशान बना के आपको इजीली पाई चार्ट्स या फिर ऐसे चार्ट्स बनाकर थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से स्टडी करेंगे तो फ्रेंड्स लॉन्ग टाइम तक आप सस्टेन कर सकेंगे। नहीं तो अभी आप इस क्लास में देखा और अभी आगे वाली क्लास में भूल जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग तरीका बताने के लिए मैंने टाइप्स बताए और शॉर्ट ट्रिक्स में चार्ट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, जिससे आपका लॉन्ग टर्म या एग्जाम टाइम तक आप मेमोराइज कर सके और एग्जाम प्रोसेस में जाके इजीली क्वेश्चन अटेंड कर सके। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी जरूरी होती है, साथ साथ में आपको इंटरेस्टिंगली पढ़ना होगा। अपने नोटबुक या जहाँ पे भी आप लिखे तो चार्ट्स का यूज़ करें, ऐसे चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में देख लिया डिकम्पोजर्स के टाइप, डिकम्पोजिंग प्रोसेस के जो 4 इम्पोर्टेंट प्रोसेस के जो घटक थे या 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे वो हमने देखे इसमें। उसके बाद देखा और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की। अब जो पिछले वीडियोज़ है उसमें आप जाके एसेस कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आए तो आप पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली एसेस हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का पिछला वीडियो जाके देखें, क्लास नंबर 1, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी बेसिक कंसेप्ट समझने में। और बेसिक से ही हम फ्रेंड्स आएंगे बड़े, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होगा तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें या फिर बड़े बड़े कंसेप्ट आराम से समझ सकते हैं। पर बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन अटेंड करना या फिर बड़े लेंदी थ्योरी सिद्धांत या कुछ भी आप समझने जाएंगे तो बेसिक आपको हमेशा बीच में आएगा। तो बेसिक बेस्ट रहेगा, आप बेसिक सही होगा आपका तो आप आगे वाले क्वेश्चन इजीली देख सकेंगे या एग्जाम प्रोसेस जाके इजीली क्वेश्चन अटेंड कर सकेंगे। तो इस वीडियो को समराइज़ करना चाहूँगा या इस वीडियो को ऐसे मैं समरी के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि इसमें क्या है, डिकम्पोजिस क्या है, कैसे हमने देखे, कैसे हमने पढ़े, वो देखते हैं एक बार। समराइज़ करने के लिए मैं बोलूँ तो डेफिनेशन हो गई इसकी डिकम्पोजर्स की, अपघटक की परिभाषा हो गई, क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल्स हो गए जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए फ्रेंड्स हाथों हाथ, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन करने का आपका प्लान हो तो बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन देख ली, एग्जाम्पल्स देख लिए, प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, कैसे फ्रेगमेंट होती है, विखंडित होती हैं चीज़ें, टूटती है पहले, उसके बाद जो है लीचिंग का प्रोसेस होता है। लीचिंग के प्रोसेस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो क्या क्या होती है, एक तो वाटर हो सकता है, कैसे जैसे बारिश आए या फिर बारिश में ये लीचिंग प्रोसेस ईजी हो जाता है, या फिर सनरे तेज़ आए, सूरज की किरणें तेज़ आए तो ये प्रोसेस और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो 2 टाइप की लीचिंग हो सकती है फ्रेंड्स, एक तो बाय वाटर हो सकती है और दूसरा है बाय सनरेज। सनरेज के द्वारा भी हो सकती है और वाटर के द्वारा भी हो सकती है। तो तीसरा प्रोसेस होता है अपचयन या रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जो चीज़ें होती है उनको कम करना होता है, जो थिंग्स होती है उनको कम करना होता है। मिट्टी में मिलने से पहले या फिर जो ह्यूमिफिकेशन के प्रोसेस से जो पहले प्रोसेस होता है वो ये कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमिफिकेशन से पहले वाला प्रोसेस है उसमें हम रिडक्शन करते हैं, चीज़ें को अपचयन होता है। और ह्यूमिफिकेशन में नाम से पता चलता है खनिजीकरण, किसी चीज़ का मिट्टी में मिल जाना या फिर ह्यूमिफाइड हो जाना, तो यही होता है ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या है, जो भी ब्रेक डाउन पार्ट्स हो रखे थे, डेड एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं, एज वेल एज ट्री प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, जो भी
पत्थर, कंकर, स्टोन्स जो भी होते हैं ये डिकम्पोज होने से पहले खनिजीकरण हो जाता है, इनका मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है खनिजीकरण कहलाता है। मिट्टी में मिलने का जो प्रोसेस होता है वो खनिजीकरण कहलाता है, और ये सबसे लास्ट पार्ट होता है डिकम्पोजिशन का। और जो इसमें डिकम्पोजर्स हैं, घटक, अपघटक कहलाते हैं वो। जैसे अपघटक का एग्जाम्पल्स के लिए देखना है तो आप मृत जीव हो गया, ये सब हो गया, ये सब होते हैं अपने डिकम्पोजर्स कहलाते हैं या अपघटक कहलाते हैं, जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और डिकम्पोजिशन ये जो प्रोसेस है पूरा पूरा, वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन बोलेंगे या फिर अपघटन बोलेंगे। तो प्रोसेस क्या होता है वो भी ध्यान रखना है, और उसमें काम आने वाले थिंग्स को हम अपघटक बोलेंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है इस वीडियो के माध्यम से। तो इसको मैं समराइज यही करके ख़त्म करना चाहूँगा। डिकम्पोजिंग प्रोसेस हमने देख लिया है। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के स्टडी में इतना ही इसका योगदान है। अब आप एग्ज़ाम में जाके इसको ईजिली, अगर इसके रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई आए तो आपको कैसे मिनिमाइज़ करना है या उसे मैक्सिमाइज़ करना है, इस कंसेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन को, या एलिमिनेट टेक्निक करके एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आप पे। बट मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा दूंगा जब भी क्लास ख़त्म होगी अपनी। तो हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट की लास्ट क्लास से पहले या एनवायरनमेंट इस टॉपिक की लास्ट क्लास से पहले हम एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर की, जिससे आपको है ना इजीली एसेस हो सके कि एग्जाम में क्या आता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम क्या देखेंगे, हमने देखा डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं, इनके टाइप्स देखे, उसका पूरा प्रोसेस देखा, प्रोसेस के जो हिस्से हैं या जो पार्ट्स है वो देखे हमने, कैसे लीचिंग का प्रोसेस होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके आगे रिडक्शन होता है, और उसके बाद आखिरी प्रोसेस देखा हमने। तो जैसे निक्षालन की प्रक्रिया है, फिर ये प्रक्रियाएं जो हमने देखी, उस प्रोसेस में क्या है, जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें साइंस की या साइंस के रूल्स की। तो आपने देखा होगा किसी न किसी प्रकार से साइंस तो बीच में आ ही जाएगी। तो हमें समझना होगा साइंस के 2 रूल्स जो इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए 2 रूल है अपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस प्रोसेस में समझने के लिए, अपघटक के प्रोसेस को समझने के लिए। उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे साइंस के जो 2 इंपॉर्टेंट रूल है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा प्रवाह। जो 2 इंपॉर्टेंट रूल है ऊर्जा प्रवाह के, वो हम देखते हैं कौन सा है। पहला है अपना द थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट रूल, थर्मोडायनेमिक्स का पहला रूल। थर्मोडायनेमिक्स का पहला रूल क्या बोलते हैं, क्या बोलता है कि ऊर्जा का न ही निर्माण किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो क्या है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, इसका तो ना ही विनाश किया जा सकता है, ना ही इसका निर्माण किया जा सकता। तो ये हमेशा बात ध्यान रखें, जो अपने जो भी प्रोसेस हुए हैं, जो डेड एनिमल्स थे या फिर जो डिकम्पोजिंग प्रोसेस था, उसमें जो भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो पहले से थी, और उसमें कुछ एनर्जी का ऊर्जा हानि हो सकती है, यानी एनर्जी लेस हो सकता है, बट इट कांट बी क्रिएटेड और इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, ना इसे बनाया जा सकता है ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस फर्स्ट रूल के दौरान। द थर्मोडायनेमिक्स का पहला रूल है। जो अगला रूल है वो क्या बोलता है, थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड रूल है वो क्या बोलता है, ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण नहीं किया जा सकता जब तक कि इसका सही केंद्र ना हो। मतलब इसका ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा जब तक इसका सही केंद्र नहीं होता है। तो इसमें हम देखेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और सही केंद्र होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सेकंड रूल बोलता है फ्रेंड्स अपना। सेकंड रूल क्या बोलता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और इसका सही केंद्र होना ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे फूड चेन। अब फूड चेन की बात करने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, कुछ टर्म्स है जो आपको आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक्स में काउंट होती है और इन बेसिक्स के थ्रू आप समझ पाएंगे इस टॉपिक को इजीली। और जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो विल फील इजी टू सॉल्व देम, आपको आसान लगेगा उन क्वेश्चंस को करना अगर आपका बेसिक क्लियर है। तो खाद्य श्रृंखला फूड चेन में क्या होता है, नाम से ही पता चलता है ये एक ऐसी चेन है जो अपने को बताएगी कि कैसे चलता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, कौन किस पे डिपेंडेंट होता है, कौन किस पे डिपेंडेंट नहीं होता है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं आगे, फीडर्स होते हैं इसमें, भरक को बोलते हैं, भरको या भरक हिंदी में बोले तो। और अगला है फूड्स, खाद्य हो गया, और फूड लिंग हो गया खाद्य कड़ी। ये 3 टर्म्स है, थोड़ी सी आपको मैं बताना जरूरी था, आगे भी मैं अगर समझा पाऊँ तो। और आपको पता है जैसे कि मैं पाई चार्ट्स या थोड़ा इनोवेटिव टाइप की चीज़ों में मैं थोड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा लंबे समय तक आप किसी भी चीज़ को सस्टेन रख सकते हैं या याद रख सकते हैं, एग्जाम में जाकर आपको आसानी से याद आ सके। क्योंकि थोड़ा इनोवेशन क्या होगा, आपने अगर नोट्स बनाने में तो आपको इजीली चीज़ें याद रहेगी, रेदर देन आपने थ्योरेटिकल लिख दिया एक के डेफिनेशन लिख के, आप बोरिंग और बल्कि मटेरियल आपके पास पहले से पड़ा है और आपने और कंटेंट कर लिया, तो आप वो याद करने में आपको बहुत
दिक्कतें होगी लंबे समय तक याद रखने में, तो बेटर है। तो इन दोनों में भी जैसे हो गया ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन, तो अपरद खाद्य श्रृंखला और चारण खाद्य श्रृंखला, इन दोनों में भी मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना बताऊंगा इनमें क्या अंतर है, और वो भी मैं इनोवेटिव थोड़े तरीके से बताऊंगा, इससे आपको क्या इजीली एसेस हो सके और इजीली एग्जाम टाइम तक आपको लंबे समय तक याद रह सके। और अपना क्या मकसद होना चाहिए कि लंबे समय तक चीज़ों को सस्टेन रखना है, लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना है, rather than ऐसा नहीं आज पढ़ा और परसों भी याद नहीं है। तो लंबे समय तक याद रखने के लिए थोड़ा स्पेशल और इनोवेटिव तरीके से काम करेंगे हम। तो ग्रेजिंग फूड चेन हो गया, चारण खाद्य श्रृंखला हो गया, डेट्रिटस फूड चेन हो गया, अपरद खाद्य श्रृंखला, ये 2 खाद्य श्रृंखला है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है फ्रेंड्स। व्हाट इज ग्रेजिंग फूड चेन, चारण खाद्य श्रृंखला। अब नाम से ही पता चलता है कि चारण खाद्य श्रृंखला क्या है। इसमें होता है सबसे पहले ये है ना, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, फिर शाकाहारी तक जाती है और आखिर में मांसाहारी होता है, यानी हरित पौधों से शुरू कर शाकाहारी और मांसाहारी तक जाती है। मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताना चाहूँगा तो ग्रीन प्लांट से शुरू होकर हर्बीवोरस और उसके बाद में कार्निवोरस तक ये क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो जो शुरू के होंगे वो अपने ग्रीन प्लांट से होंगे, और बीच में जो होंगे वो कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, चेन को आगे बढ़ाने के लिए कौन से होंगे, हर्बीवोरस होंगे, और जो एंडिंग होगी या फिनिशिंग लाइन होगी वो कौन देंगे अपने कार्निवोरस देंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम फ्रेंड्स क्या है ग्रेजिंग फूड चेन और चारण खाद्य श्रृंखला। तो इसकी खास बात इन दोनों क्वेश्चन हमारे ये दिमाग में जनरेट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अपरद खाद्य श्रृंखला डेट्रिटस ये फूड चेन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसमें क्या डिफरेंसेस है आपके ग्रेजिंग फूड चेन से, क्या कैसे डिफरेंस है ग्रेजिंग फूड चेन से, वो होना चाहिए। तो ये है, ये शुरुआत होने वाली किससे शुरुआत होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इसमें, जिससे ये शुरुआत होकर फिर शाकाहारी और जो चेन को आगे बढ़ाते हो गए शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है और शाकाहारी बीच में आते हैं हर्बीवोरस, और जो आखिरी में जो एंड फिनिशिंग लाइन देते हैं इस चेन को वो हो गए कार्निवोरस। तो ये चेन है, इसमें दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा। चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में जो डिफरेंस है वो ये है फ्रेंड्स। तो इस क्लास में हमने देखा और क्या समझा कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो इस डिकम्पोजिंग प्रोसेस होता है, जो ये प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक मुख्य हिस्सा होता है। हमको समझना होगा जो प्रोसेस होते हैं, हमने देखे विखंडन से या लीचिंग वाला प्रोसेस है, उससे आगे जाके तो इन प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। तो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि हमें पता हो कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक टॉपिक जो इसमें जंप अप करेगा और हमें इसको समझना जरूरी हो गया था। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल भी मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और इट कैंट बी डिस्ट्रॉयड, ना इसे बनाया जा सकता है ना इसे नष्ट किया जा सकता है। एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आपको क्या कर सकते हैं, इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये था। उसके अलावा हमने देखा फूड चेन क्या होती है, दोनों फूड चेन में क्या डिफरेंस होता है, इसको चार्ट के माध्यम से समझना और ईजी होगा और बेटर होगा, वो हम थोड़ी सी आगे क्लास बढ़ती है तो करते हैं। और उसके बाद हमने देखा चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला, ये वाली ग्रेजिंग फूड चेन है। ग्रेजिंग फूड चेन किससे शुरू होती है, अपने ट्री प्लांट से शुरू होती है, हरित पौधों से शुरू होती है और ख़त्म होती है, फिनिशिंग लाइन होती है कार्निवोरस पे ख़त्म होती है, या फिर आप मांसाहारी बोल सकते हैं। उसके अलावा है डेट्रिटस फूड चेन जो होती है, डेट्रिटस फूड चेन होती है वो प्रारंभ होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक पदार्थ है, इससे शुरू होकर ख़त्म किस पे होती है, अपने मांसाहारियों पे ख़त्म होती है या फिर कार्निवोरस पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस था इन दोनों में, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और समझने में बहुत आसानी होगी आपको इस डिफरेंस को समझने में, बट आप थोड़ा इनोवेटिव तरीके से समझेंगे तो ईजी रहेगा।